दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो गेस्ट फैकल्टी या अतिथि विद्वान की जो वैकेंसी आती है उसका नया रजिस्ट्रेशन जो कि अभी ओपन हुआ है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो A to Z यानी कि इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं रहेगा, तो इसमें हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ यदि चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 25/10/2024 इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। तो सबसे तो पहला पॉइंट है हमारा कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, पूरा लाइव करके बताऊंगा आपको कैसे करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे लेना है, फिर उसको लेकर के ही जैसे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो फिर उसको अपलोड कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तीसरा पॉइंट है एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या इसमें कोई एज लिमिट है या नहीं है। अगला पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए आपके पास। इसके बाद अगला पॉइंट है पीजी, नेट, सेट, पीएचडी, एक्सपीरियंस 8। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगला पॉइंट जो दिया है दोस्तों कि पीजी पास भी अभ्यर्थी क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हाँ या ना, इस तरीके से बताऊंगा और आप कर सकते हैं। कैसे करना है ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। अगला पॉइंट दिया है चॉइस फिलिंग कैसे करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग कैसे कराना है या चॉइस फिलिंग खुद से कैसे करें। आगे दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या लेके जाना है, यानी कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए सेंटर जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे दिया हुआ है वेरिफिकेशन सेंटर, यानी कि जो आपका लीड कॉलेज होते हैं प्रत्येक ज़िले में ही, तो एक ज़िले में कितने सत्यापन या वेरिफिकेशन सेंटर होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लीड कॉलेज क्या है, क्यों ही लीड कॉलेज में ज्वाइन कराना है, क्यों ही लीड कॉलेज में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, इस मैटर में भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, और यदि मेरिट लिस्ट बनती है तो क्या आरक्षण को, रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है, हाँ या ना, इसका भी हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। और जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है, इसके बाद क्या होता है कि आप ज्वाइनिंग करने जाते हो। अब जब ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आप स्वयं अपने मोबाइल लैपटॉप से ही या कैसे देख पाएंगे, तो ज्वाइनिंग स्टेटस कैसे देखें इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आगे दिया हुआ है कि 5/10/2023 जो कि बार बार आता है हर वीडियो में, हर फॉर्मेट में, हर विज्ञापन में। तो एमपी गेस्ट फैकल्टी का जो नियमावली है या नियम पुस्तिका है वो क्या है, उसमें क्या क्या और किस कंडिका में क्या क्या दिया हुआ है इसका भी डिटेल में दिया हुआ है। साथ ही इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। और इसके बाद ज्वाइनिंग स्टेटस कैसे देखते हैं इसका भी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे ही लाइव करके दिखाऊंगा, साथ में ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। आवंटन सूची कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आवंटन सूची में ही आप कहाँ से ही क्या क्या ऐड होता है तो वो भी जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। और अगला पॉइंट जो हमारा दिया है वो ये है कि इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं, जी हाँ, इस वीडियो से 1% भी कुछ भी बाहर नहीं है। यदि आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलने वाला है और मिलेगा। यदि लगता है कि आपको कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में A to Z जैसे कि मैंने कहा है। तो आइए चलते हैं और आगे पॉइंट टू पॉइंट आगे कवर करते अपने चलेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से क्या क्या मांगा जाता है
और ये डॉक्यूमेंट्स क्या सभी के लिए अनिवार्य है? यदि एमपी डोमिसाइल हैं या अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? यदि कर पा रहे हैं तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ऐड होती है? तो इससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं एक एक करके ही। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास 10th कंप्लीट मार्कशीट होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए, यूजी कंप्लीट होना चाहिए। वो कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं पीजी में। तो पीजी में दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से ही आ रहे हैं तो आपके पीजी में 55% होना चाहिए, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका 50% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। यह अनिवार्य है। साथ ही में यदि आपने पीजी किया है, उस सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड आपके पास एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीएसआईआर नेट होना चाहिए, या जो एमपी सेट होता है वो, या फिर सिलेक्ट होता है वो, एमफिल और पीएचडी। ये यदि आपके पास है तो आप एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यदि आपने कहीं पढ़ा रखा है या पढ़ाए हैं आप, तो देखिए यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सपीरियंस को ही काउंट किया जाता है। लेकिन यदि यूजीसी के कोड 28 के तहत आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है तो भी काउंट होता है। अब बात करते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो कितने अंक दिए जाते हैं और कितने वर्षों का मान्य रहता है। तो एक वर्ष के लिए 4 अंक मिलते हैं आपको, टोटल 5 साल के लिए मिलते हैं, मतलब 5 साल मिलते हैं। उस हिसाब से टोटल 20 अंक होते हैं आपके ही, 20 मार्क्स होते हैं। तो आपका जो अधिकतम आपको अंक मिलेंगे एक्सपीरियंस के वो 20 अंक है, और मिनिमम जो होता है आपका 4 अंक है। आगे बात करते हैं कैटेगरी की। तो दोस्तों, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एड्स, तो आपको जो आपका पीजी में मार्क्स है, सपोज दैट जैसे कि 75% है, तो इसमें आपको 10% का बोनस अंक मिलता है, यानी कि 7.5% आपको क्या मिल जाएगा, बोनस अंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है यदि आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो। साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले डोमिसाइल नहीं मांगा जाता था, लेकिन किन्हीं कारणों बस से ही एमपी के हायर एजुकेशन के द्वारा अभी पिछले सत्र से ही डोमिसाइल के भी यहाँ पे ही रिक्वायरमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में ही। साथ ही आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड इसलिए दोस्तों कि इसमें परमानेंट एड्रेस जो दिया रहता है, तो कई बार इससे मिलान करते हैं वो। और इसके बाद है आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। अब ये 2 फ़ोटो क्यों चाहिए होता है? तो जब भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फिर लीड कॉलेज जा कर के वेरिफिकेशन कराते हैं, तो 2 सेट में बनाना होता है दोस्तों, जिसमें से ही एक सेट में ही ओसी ले लेते हैं और एक सेट आपके पास रहता है, एक सेट उनके पास जमा करना होता है। एक आपके पास एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर यदि आपके पास 2 हैं तो और अच्छा है। एक आप अल्टरनेट नंबर के रूप में ही अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। होता ये है दोस्तों कि कभी काल आपका मोबाइल गुम जाता है किसी कारणों से ही, और आपको नहीं पता रहता है, तो उससे ये होता है कि जो आपके पास सेकंड नंबर रहेगा उससे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भी उस नंबर से ही एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स। और आगे बात करते हैं, मैं आज आप वेबसाइट में ओपन करके पूरा फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर करना है और कैसे फिर वेरिफिकेशन के लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आइए चलते हैं अपने डायरेक्टली साइट पे। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है एमपी हायर एजुकेशन, और आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का फेस खुल के आ जाएगा। ये इस टाइप का। इसके बाद आपको
एमपी हायर एजुकेशन पे ही क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है आपको। फिर आप यहाँ अभी आपको नीचे आना है। आपको यहाँ पे ही आप देख पा रहे होंगे ये अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन, इस पे क्लिक करना है आपको। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ही ध्यान से ही कि अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको टाइप करना है। जैसे हम करके देखते हैं, सुरेश कुमार सिंह, फादर्स नेम में ही संतोष, स्पेस देंगे सिंह। फिर इसके बाद आएंगे मदर्स नेम में राजकुमारी, इसके बाद अपन जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल। फिर नीचे आ जाइए आप, डेट ऑफ बर्थ तो 1 जनवरी 1990। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा कॉमर्स। इसके बाद कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी। फिर पीजी की मार्क्स की बात करें तो इनका है 1960 नंबर आउट ऑफ 3000। अब क्वालिफिकेशन इनके पास पीएचडी है तो सेलेक्ट करेंगे पीएचडी विथ नेट सेट। फिर मोबाइल नंबर देखेंगे 40। इसके बाद इनका ईमेल आईडी है सुरेश कुमार सिंह। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आप ये इंटर करेंगे 3004 तो आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। 3004 अब आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आप मोबाइल से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ही ये कोड मिल गया है ना। 3004 जैसे आप इसमें एंटर करोगे फिर इसके बाद सेव करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और आप बहुत डिटेल से ही इसमें देख पा रहे होंगे। अब आप इसमें पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए सुरेश कुमार, फिर आपका संतोष सिंह, राजकुमारी मम्मी का नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका यहाँ पे ही कैटेगरी दे दिया, यहाँ पे ही डिसेबल करना है यानी कि नो। फिर इसके बाद 1960 नंबर 3000 में पीएचडी है इनके पास। अब ये आपका इंटर हो गया। अब इसमें जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की प्राप्ति हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड इन्हें मिल चुका है। अब इस यूज़र आईडी पासवर्ड को सबसे पहले आप लिख लें, 23076911। इनका पासवर्ड है WKED*842। अब इस यूज़र आईडी पासवर्ड से ही आप अपना आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो अपन बैक होते हैं यहाँ से ही, फिर अतिथि विद्वान में ही अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसमें फिर से जाएंगे, यहाँ पे अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र आईडी पासवर्ड में जैसे ही इंटर करेंगे आप यूज़र आईडी पासवर्ड में इंटर करेंगे
तो क्या दिया हुआ है 23076911। आप देख सकते हैं 23076911। पासवर्ड में ही एंटर करेंगे कैपिटल W, कैपिटल K, कैपिटल E, कैपिटल D, इसके बाद आपको स्टार लगाना है इसमें, फिर 842 842। अब कैप्चर कोड को फिल करेंगे इसमें। कैप्चर कोड क्या दिया हुआ है आपका 630E54। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप लोग पासवर्ड अपना सेव कर लीजिएगा। अब इसमें जाना है प्रोफाइल अद्यतन हेतु, अपडेट में आपको जाना है। और जैसे ही आप अपडेट में जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का फेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से अब आपको सारे डिटेल फिर से फिल करना है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया। अब इसमें से ही आप फ़ोटो यहाँ पे ही चूज़ करेंगे, है ना, अपडेट करेंगे। फिर आप ना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ही फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया है। फिर आपका यदि एक्सपीरियंस है तो अधिकतम 5 वर्षों के लिए ये फिल करना है आपको। फिर यहाँ से ही आपके फ़ोटो अपडेट के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे ही आकर के जब फाइनली हो जाए तो यस करना है। और यस करने के बाद आपको यहाँ से ही अपडेट करना है। और जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप प्रिंट ले लेंगे। और प्रिंट लेने के बाद आप जैसे नो करके देखते हैं इसे, है ना, जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं ये अनलॉक अभी दिखा रहा है, क्योंकि हम दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या किया था कि अभी ऐसे यस नहीं किया था। तो जैसे ही यस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसका फिर प्रिंट लेना है आपको। और प्रिंट डाउनलोड करने के बाद जा कर के ही आपका जो भी वेरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पर से ही आपको वेरिफिकेशन कराना है। और ध्यान रखेंगे आप जितना डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जैसे 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि PhD है तो PhD, PhD के साथ नेट सेट है तो, या फिर नेट सेट PhD है वो, और साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पर्सनली, और साथ में ही 2 फोटो लेके जाना है। और आपको 2 प्रतियों में ही लेके जाना है, ताकि आप वहाँ पे वेरिफिकेशन कराते वक्त एक प्रति उनके पास जमा हो जाएगा और एक प्रति आपको रिसीविंग के रूप में मिल जाएगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक ज़िले में ही या जो अपना डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर कितने होते हैं और उस संस्था को क्या कहते हैं या उस कॉलेज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस कॉलेज को कहते हैं लीड कॉलेज, जहाँ से आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है वेरिफिकेशन होता है और वहीं से ही आपका ज्वाइनिंग भी होता है और आपका जो एक्सपीरियंस बनेगा वो भी वहीं से बनता है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि प्रत्येक ज़िले में ही या हर डिस्ट्रिक्ट में ही कितने आपके वेरिफिकेशन सेंटर होते हैं, लीड कॉलेज होते हैं। तो आपके प्रत्येक ज़िले में सिर्फ एक ही लीड कॉलेज होता है और एक ही आपका क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन सेंटर होता है। तो पूरे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 ज़िले हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर या लीड कॉलेज हैं। बाकी के अभी जो 3 नए ज़िले बने हैं वो अपडेट नहीं किए हैं, तो उनके भी
जो पहले से ही लगते थे लीड कॉलेज वही लगेंगे। तो ये आपका लिस्ट दिया हुआ है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, और चाहें तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कौन से ज़िले में ही क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज आगर मालवा, और ये आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये इसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ही ये सारे आपके ही क्रम से दिया हुआ है, आप देख पाएंगे कौन से ज़िले से आप आते हैं और उस ज़िले का कौन सा लीड कॉलेज है जहाँ से आपको क्या कराना है, वेरिफिकेशन कराना है, और वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग भी वहीं जाके देनी है। तो ये पूरे 52 ज़िले का है लीड कॉलेजों के लिस्ट, और ये आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ वीएल सर में ही मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है MP हायर एजुकेशन MP हायर एजुकेशन आप जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ही आना है और ये क्लिक करना है। ओपन हो रहा है, थोड़ी से ही सर्वर स्लो चल रहा है। इसके बाद ये ओपन हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको और नीचे आना है और नीचे आना है। अब फिर यहाँ दिया हुआ है अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का खुल के आएगा जिससे आप पढ़ लें। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अतिथि विद्वानों के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो यहीं से ही आपको क्या करना है, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दूसरा, अतिथि विद्वानों के आवेदन सत्यापित कराने हेतु अग्रणी महाविद्यालय की सूची दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो अपन चॉइस फिलिंग के लिए बना रहे हैं, तो अपन चॉइस फिलिंग के लिए बढ़ रहे हैं। तो आगे आप क्लिक किया और कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और इंटर कैप्चर कोड डालेंगे और वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनुअल खुल के आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले दिया रहेगा कोविड टीकाकरण की जानकारी अतिथि विद्वान 2024-25 हेतु अद्यतन करने हेतु रहेगा। दूसरा ऑप्शन है अतिथि विद्वान द्वारा दर्ज चॉइस अनलॉक करने हेतु, यदि आपने लॉक कर दिया है तो। और तीसरा पॉइंट दिया अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु आवेदक द्वारा महाविद्यालय का चयन करना है। और चौथा दिया हुआ है गेस्ट फैकल्टी कॉलेज चॉइस प्रिंट, आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसका प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। और लास्ट में दिया हुआ कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंट स्टेटस ऑफ गेस्ट फैकल्टी, तो ये आप यहाँ से जानकारी देख सकते हैं। और उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग में कृपया उन्हीं महाविद्यालय का चयन करें जिस महाविद्यालय में वरीयता के आधार पर महाविद्यालय आवंटित होने पर आमंत्रण स्वीकार कर आवेदक यदि समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उस दशा में अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और ये दिया हुआ है आपका दिनांक 5/10/2023 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जो कि 10 पेज का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। उसमें ये चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको एक चीज़ सावधानी रखनी है कि यहाँ पे दिया हुआ है अतिथि विद्वान हेतु विषयवार रिक्त पदों की जानकारी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ज्योग्राफी का ओपन किया हुआ है और ये महाविद्यालय स्तर से अद्यतन जानकारी 2024-25, और यहाँ पे महाविद्यालय का नाम दिया है, स्थान, जिला और रिक्त पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि टोटल 7 सीटें आई हुई हैं ज्योग्राफी में ही। तो पिपराई, अशोकनगर, गुब्बारा, छतरपुर, झाबुआ, हनुमाना और इटारसी, राजगढ़ और झाडा। तो ये आपको लिस्ट क्या करना है, एक कॉपी पे बना लेना है या प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे आपको जो भी पहले नंबर पे देना है रेफरेंस वो दीजिए।
यानी कि जैसे मैं इटारसी को नंबर 1 में रखूँगा तो मैंने इसी में टिक कर लिया। नंबर 2 में चाहूँगा कि छतरपुर रखूँ तो नंबर 2 मैंने ये रख लिया। नंबर 3 पे मऊगंज को चाहूँगा 3 में ये रख लिया। और नंबर 4 पे ही मैं पिपराइल यानी अशोकनगर को चाहूँगा। तो इस हिसाब से आप लिस्ट बना लें। इसके बाद आप फिर बैक हो जाइए और बैक होने के बाद आपको बैक होना है। और बैक होने के बाद आपको क्या करना है, गेस्ट फैकल्टी कॉलेज चॉइस रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, आवश्यक दिशा निर्देश दिया रहेगा। चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में प्रोफाइल वेरीफाइड आवेदक ही सम्मिलित हो सकेंगे। फिर प्रोफाइल वेरिफिकेशन कोड दर्ज करने एवं पुष्टि के उपरांत ही चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। फिर अतिथि द्वारा ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किया जाएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और जो शासन का आदेश है 5/10/2023 मेरिट इसी के आधार पर जारी की जाएगी और आवंटन सूची भी इसी के आधार पर जारी किया जाएगा। मानदेय का भुगतान भौतिक रूप से नवीन आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिवस से ही किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आप जिस महाविद्यालय में आपको आवंटन सूची जारी किया जाएगा तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपका दैनिक वेतन जो है वो क्या होगा, काउंट होने लगेगा। आगे दिया है, कृपया महाविद्यालय का चयन गंभीरता से करें क्योंकि आवंटित महाविद्यालय में चयन होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने पर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका नाम कॉलेज में आ गया, आवंटित हो गया और आप यदि नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे ही, तो आपको 1 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगामी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे दिया हुआ है कि ये घोषणा दिया हुआ है कि मैंने जारी आदेश ये फला फला दिया है। फिर दिनांक 5/10/2023 में दी गई समस्त जानकारी और शर्तें पढ़ ली है और वचन देती हूँ कि इसका पालन करूँगी। फिर जारी नवीन नीति 5/10/2023 अनुसार स्थल परिवर्तन में आवंटन होने के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद, है ना, और कंडिका 3.3 कार्यवाही की जाएगी यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो। अब आपको करना क्या है, ये हो गया। इसके बाद आपको आना है नीचे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि इंटर प्रोफाइल वेरिफिकेशन कोड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना वेरिफिकेशन कोड जो आपने वेरिफिकेशन कराया होगा उस टाइम पे आपको वेरिफिकेशन कोड मिला होगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड फिलअप करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके सामने लिख के आएगा कि अधिकृत आवेदक होने के कारण चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें ऊपर में आपके नाम, पता और कैटेगरी वगैरह दिया रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, डोमिसाइल है तो यस, वो पहले से फिट रहता है, यस या एमए या ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। फिर अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना है। यदि आपके पास नेट सेट पीएचडी है तो ऑलरेडी उसमें ही फिट रहता है पहले से। अब बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सीक्वेंस नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, फिर ये चूज़ करेंगे, जैसे एक मैंने कर लिया। फिर इसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने सेलेक्ट कॉलेज आ जाएगा। इस टाइप से आप कोई सा भी कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे जाना है और सेव पे जाने के बाद फिर से ही आपको क्या करना है, सीक्वेंस नंबर चूज करना है। सीक्वेंस नंबर चूज करना है। सीक्वेंस नंबर चूज करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको दूसरा कॉलेज इस तरह से जितने कॉलेज आप चूज करना चाहें कर सकते हैं और आपको सेव करना है। इस हिसाब से ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे और इसको सेव करते जाना है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और चॉइस फिलिंग करने से पहले कि
स्थानांतरण प्रक्रिया महाविद्यालय से अध्ययन कार्यभार एवं नवीन महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर रिक्त पद परिवर्तनीय है ना, ये दिया हुआ है। और नोट यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नोट प्रक्रिया महाविद्यालय से अध्ययन रिक्त पदों के आधार पर सेलेक्ट कॉलेज चॉइस सीक्वेंस द्वारा प्राथमिकता वाले महाविद्यालय का क्रम चयन कर ओके करना है आपको। फिर सेलेक्ट चॉइस कॉलेज आपको क्या करना है, सेलेक्ट कॉलेज चूज़ करना है, अनुसार महाविद्यालय का चयन किया जा सकता है। और आवेदक का गुणानुक्रम अनुसार संबंधित महाविद्यालय का चयन कर सेव करना है आपको। फिर चयनित आवेदक आवंटित महाविद्यालय में विभाग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बाद जब आप सेव कर लेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा उसे डाल के क्या करना है, आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको पुनः बैक होना है और बैक होने के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है, जैसे हम बैक हो रहे हैं। जैसे हम बैक होंगे, बैक होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी चॉइस प्रिंट, ये तो यहाँ से अपन इसमें क्लिक करेंगे और प्रिंट ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आ जाएंगे डिटेल, और इसका आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल के रख लेना है। इसके बाद आपको जब ये प्रिंट निकाल के रख लेना, अब ये काम कहाँ आएगा हम बता रहे हैं। तो आपका नाम आएगा इस टाइप में, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 30 सितंबर 2023 को ये अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आपको मान लीजिए आपका नाम अमित कुमार सिंह चौहान है, तो आपको क्या करना है, ये इसका भी आप जो भी सब्जेक्ट के हैं ये, तो आपको इसका एक प्रिंट लेना है जहाँ पे आपका नाम रहेगा। और इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपने जो वेरिफिकेशन कराया था वो, और साथ ही में आपने जो चॉइस फिलिंग किया था वो कागज़, सभी कागज़ को ले जा कर के ही पहुँचना है आपको कहाँ, जो आपको आवंटित कॉलेज मिला है। और फिर वहाँ से ही आपको जा कर के ज्वाइन करना है। पर ध्यान रखें, ज्वाइन आपके लीड कॉलेज में हमेशा होते हैं और वेरिफिकेशन भी लीड कॉलेज में ही होते हैं। तो आप वहाँ का लीड कॉलेज जाएं, वहाँ से ज्वाइन करें और इसके बाद आकर के ही अपने महाविद्यालय में ही कार्यभार ग्रहण करें। तो दोस्तों, यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ही आप पूछ सकते हैं। और तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मेरिट सूची कैसे तैयार की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मेरिट सूची कैसे तैयार की जाती है, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में कैटेगरी हुआ करते थे, जिसमें टोटल 4 कैटेगरी बनते थे दोस्तों। जिसमें से ही पहला होता था आपका पीएचडी के साथ, क्या होता था, पीएचडी के साथ नेट या सेट हो, पीएचडी के साथ आपका नेट या सेट होना अनिवार्य था। दूसरा जो कैटेगरी बनता था वो बनता था इन 3 में से ही कोई एक होना चाहिए, यानी पीएचडी हो या नेट हो या सेट हो। आपके पास पीएचडी हो, नेट हो, सेट हो। तीसरा जो बनता था दोस्तों वो एमफिल कैटेगरी का बनता था, एमफिल का। और जो चौथा कैटेगरी बनता था वो केवल पीजी का बनता था। क्या बनता था, टोटल पीजी का। लेकिन वर्तमान में जो है ये सारे कैटेगरी को हटा करके ही केवल एक कैटेगरी बनाया गया है, और वो है आपका पीएचडी ऑब्लिक नेट ऑब्लिक सेट। ये 3 में से ही कोई भी एक आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपके पास सिर्फ पीएचडी है तो भी आप मेरिट सूची में ही आ सकते हैं,
और यदि आपके पास नेट है तो भी आ सकते हैं, और यदि आपके पास सेट है तो भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरिट सूची कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से ही 2 पॉइंट मतलब 2 तरीके से मेरिट सूची तैयार की जाती है। एक तो होता है, ये हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे बांट लिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी वाइज, और दूसरा होता है आपका जनरल का। तो यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% का क्या मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि जो आपके पीजी में टोटल जितने परसेंट होते हैं उसका 10% आपको मिलता है। आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कैटेगरी का, और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए राजेश कुमार नाम का कोई एक अभ्यर्थी है और वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, उसके पीजी में 75% मार्क्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब उसका मेरिट सूची कैसे बनेगा? तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया जाता है कि आयोग के द्वारा जितने भी आपके पास परसेंट है उसमें से ही 50 माइनस किया जाता है, और जो बच जाता है वो आपका पीजी का मार्क्स जुड़ता है। यानी कि जैसे आपका 75% है तो उस 75 में 50 माइनस कर दिए तो 25 हो गया। या मान लीजिए आपकी पीजी में 80% है तो उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 30। तो इस हिसाब से ही क्या करते हैं कि जितना पीजी में मार्क्स रहता है उसमें 50 माइनस करते हैं पहले। इसके बाद जो बचता है वो आपका पीजी का मार्क्स हो जाता है। इसके बाद आप बात करते हैं कैटेगरी की। तो यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जितने आपकी पीजी में परसेंट है उसका 10% यानी कि 7.5 ये हो गया। और दूसरा है एक्सपीरियंस। तो 1 वर्ष के लिए अधिकतम 4 अंक दिए जाते हैं, और मैक्सिमम जो है वो एक्सपीरियंस 5 वर्षों के लिए रहता है और टोटल 20 अंकों के लिए रहता है। तो यहाँ पे ही इन्होंने 2 साल पढ़ाया है या 2 साल का इनके पास क्या है, अनुभव है, 2 इयर्स की एक्सपीरियंस है। तो टोटल कितने हो गए, 8 अंक। अब मेरिट सूची कैसे बनेगी? तो सबसे पहले बनती है कि मेरिट यानी कि पीजी होना चाहिए, फिर कैटेगरी से आते तो कैटेगरी आएगा, और यदि आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनके पीजी का माइनस करने के बाद 50 माइनस करने के बाद कितना है, 25, और कैटेगरी का इनको मिल गया वेटेज 10% तो 7.5, और एक्सपीरियंस है 8। तो इस हिसाब से टोटल इनका कितना बन रहा है स्कोर कार्ड, 40.5। तो ये इनका क्या है, मेरिट सूची है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी में कैसे बनता है। तो जनरल कैटेगरी को भी अपन समझते हैं। मान लीजिए कि रमेश नाम का कोई अभ्यर्थी है और ये क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी में आता है। पीजी में इनके 80% है और इनके पास भी 2 साल का अनुभव है। तो सबसे पहले 50 माइनस करेंगे 80 में से, कितना बचा, 30। तब इनका मेरिट कैसे बनेगी? तो पीजी प्लस एक्सपीरियंस यानी 30 और 8 टोटल 38। तो इनका जो मेरिट सूची बनेगी वो 38% का बनेगा। इसी के आधार पर चयन होता है। अब दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन जो साइड है, मेरिट सूची जो जारी करती है उसमें, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है जो अभी आपने समझा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए है, और ये जारी किया गया था 30 सितंबर 2023 को, और यहाँ पे ही साफ मेंशन है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम और एप्लीकेशन आईडी होता है, फिर अलॉट कॉलेज होता है, और कैटेगरी होता है, और मार्क्स होता है, और टोटल मार्क्स बनता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यदि पीजी प्लस कैटेगरी और एक्सपीरियंस और टोटल हो जाता है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि ये अमित कुमार सिंह चौहान है और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इनका जो पीजी में मार्क्स रहा उसमें 50 माइनस करने के बाद कितना बचा, 18.80, यानी कि इनका पीजी में ही 68.80% रहा। अब ये जनरल में है तो इन्हें कोई कैटेगरी का अधिभार नहीं मिलेगा बोनस अंक, और तो इसमें से इनका क्या हो गया, 18.8% ये हो गया।
प्लस इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है यानी कि 20, तो टोटल उस हिसाब से हो गया आपका 38.80। तो इनका मेरिट सूची ये है। इसी तरह से ही अब आप देखिए आगे कि ये है राजेश, जो कि एक अभ्यर्थी ही है और ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें देखिए कि इनको सबसे पहले पीजी में इनका कितने परसेंट है, मात्र 58 दशमलव कितना है, 58.93% है। अब इसमें से 50 माइनस कर दिए तो इनके पास केवल 8 बचा और 8.93% बचा। और प्लस ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जितना इनका पीजी में मार्क्स है उसका 10% तो उस हिसाब से हो जाएगा 5.89, और प्लस इन्होंने 5 साल पढ़ा रखा है तो 20 अंक ये हो गए। तो टोटल इनका स्कोर कार्ड बन रहा है वो 34.82 बन रहा है, जो कि मेरिट सूची है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि जनरल से आते हैं तो कैसे बनता है और यदि आप कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं तो कैसे बनता है। तो ये रहा, देखिए पहले कैटेगरी की बात किए थे। कैटेगरी में पहले फर्स्ट चरण में क्या होता था, पीएचडी विथ नेट सेट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, केवल पीएचडी नेट सेट 3 में से कोई एक है तो आप भी उस सूची में आ सकते हैं। और यहाँ पे ही दूसरा कैटेगरी बनता था पीएचडी नेट सेट 3 में से कोई एक, तो खाली अभी वर्तमान में कैटेगरी 2 ही रह गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने बात किया कि जो 5/10/2023 का एमपी गेस्ट फैकल्टी के रूल्स हैं, या आप कह सकते हैं या नियमावली जो पुस्तिका है, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं मोटा मोटा, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। यदि आप व्यवस्था में ही हैं हायर एजुकेशन के तो आपको हमेशा के लिए ये काम आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप बिना स्क्रिप्ट किए आप पॉइंट टू पॉइंट इसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, और ये दिनांक जो है 5/10/2023। जैसे कि आप कोई भी विज्ञापन हो, गेस्ट फैकल्टी हो, हायर एजुकेशन के ही, चाहे जेबीएस हो, सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड वैकेंसी हो, या फिर कोई पत्र क्रमांक आता है तो उसमें 5/10/2023 का और ये आपका क्रमांक जो कि दिया रहता है, जैसे कि दिया हुआ है प्रति प्रचार समस्त शासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश। आगे दिया है आपका विषय, शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों संबंधित नीति निर्देश या नियम या रूल्स। अब आगे देखते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में या महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध संचालनालय की आमंत्रण प्रक्रिया में चयनित होकर कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबंधित व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को नियमित व निरस्त करते हुए अतिथि विद्वान व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किया जाता है या प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये आया था आपका 5/10/2023 और यही नियम अभी वर्तमान में चालू है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सामान्य दिया हुआ है और इसमें ही मोटा मोटा देखेंगे अपन, बाकी ये पीडीएफ आपको स्टडी विथ बीएल सर टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है सामान्य। सामान्य में क्या देखना है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि आवेदक की जो आयु सीमा है वो अधिकतम 65 वर्ष रहेगी, ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ही। और वही आगे दिया हुआ है कि संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्थाएँ व उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधित नियम या विनिमय 2018 एवं समय समय पर किए गए संशोधन मूल्यांकन मापदंड के अनुसार वंचित है। वंचित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो ध्यान रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी का डोमिसाइल भी लगेगा। और आगे दिया व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। अतिथि विद्वान आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ है योग्यता, अनुभव अंक, अधिभार, मेरिट अंक गणना, वारीता का निर्धारण। तो सबसे पहले दिया है योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो संबंधित विषय या सह विषय में ही आपके पास या तो नेट हो या एमपी सेट हो या स्लेट हो अथवा पीएचडी हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। आगे दिए संबंधित पदों में कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वही है 2018 के नियम वाली। और आगे दिया हुआ है अनुभव अंक, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। अनुभव अंकों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज अध्यापन कार्य के लिए दे अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में है ना लिया जाएगा। और अंक अतिथि विद्वानों द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे, जिन्हें असत्य व त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रचार द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव अंक के लिए जोड़ा जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए अधिकतम अंक 20 अंक होंगे आपके ही मान्य होगा। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय में किए गए शैक्षणिक कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी कि आपके जो प्राइवेट होते हैं उसकी कोई यहाँ पे ही काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये 5 वर्षों को कैसे कैसे काउंट करेंगे, तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले कार्य दिवस दिया है और अनुभव का अंक। यदि आप यहाँ पे ही देखें कि 1 दिन से लेकर के और 89 1 डेज से लेकर के 89 डेज तक आपने यदि पढ़ाया है तो आपको मिलेंगे 1 अंक। फिर आपके 19 से लेकर के ही 119 तक, यानी 90 से लेकर के 119 तक में ही कितने मिलेंगे, 2 अंक। और 120 से लेकर के 149 दिवस में ही 3 अंक मिलेंगे। और 149 यानी 150 से अधिक होता है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ध्यान रखिएगा ये तभी काउंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 1 माह में ही कम से कम 4 संडे निकाल दीजिए। संडे के बाद जो आपके ही और अवकाश रहती है वो निकाल दीजिए, यानी कि जितने दिन का आपका पेमेंट बनेगा उसमें से भी आपके CL, DL और OL को छोड़ करके ही आपने जितने लेक्चर लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डे काउंट होंगे। और मिनिमम 1 दिन के लिए 3 लेक्चर ही काउंट होंगे। अब यहाँ साफ दिया हुआ है, जैसे ये देख पा रहे हैं, गणना के लिए 3 कालखंड को 1 कार्य दिवस के समतुल्य माना जाएगा। आगे दिया हुआ है अधिभार का निर्धारण। समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग तथा EWS, ध्यान रखें EWS वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे EWS को भी उनके कैटेगरी का अधिभार दिया जाता है। वर्ग के आवेदकों को समान प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंक या प्राप्त प्रतिशत का 10% अधिभार दे होगा। समस्त वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10% अधिभार अतिरिक्त रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेरिट सूची कैसे बनती है, हमारा जो अगला पॉइंट है वो मेरिट सूची कैसे बनती है। तो ये भी दिया हुआ है कि मेरिट सूची में ही तो आपका जो PG है, PG में PG प्राप्तांक प्रतिशत को अंक मानते हुए प्राप्त अंकों में से 50 घटाया जाएगा तथा उसमें अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किया, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 5 वर्ष का अनुभव है, तो उसे या उसके मेरिट एवं अंक निम्नानुसार होंगे। यानी कि 75 में 50 माइनस करने पे 25 हो जाएगा, तो ये 25 अंक हो गए उसके मूल अधिभार। और 75 का 10% हो गया 7.5। यदि दिव्यांग है तो 10% यानी 7.5। और साथ ही में ही फिर क्या हो जाएगा, आपका 1 वर्ष का अनुभव का अंक 4 है तो अधिकतम 20 अंक। इस हिसाब से इसका टोटल बन रहा है 60। यानी सबसे पहले PG का मार्क्स, फिर आपका हो जाएगा क्या, कैटेगरी का मार्क्स यानी CAT यानी कैटेगरी का मार्क्स हो गया। फिर आपके दिव्यांग है तो दिव्यांग का यहाँ पे हो गया। फिर आपका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो गया तो एक्सपीरियंस हो गया। इस हिसाब से ही आपका टोटल ये बनता है मेरिट लिस्ट। यदि दिव्यांग नहीं है तो जो इसमें से लागू नहीं होगा वो आप हटा दीजिए। आगे दिया है वारीता का निर्धारण। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वानों को क्या दिया जाएगा, वारीता दिया जाएगा। जन्म तिथि भी समान हो तो संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अधिक अंक वाले आवेदक को वारीता दी जाएगी। आगे दिया प्रचार का दायित्व होगा कि उपयुक्त प्रक्रिया अंतर्गत अतिथि विद्वानों के कार्य पर
उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति उसी दिवस में सायं 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो। आमंत्रण प्रक्रिया, आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं मेरिट के अंकों के निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हें महाविद्यालय आवंटित कर आवंटन पत्रक जारी किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आपका आवंटन सूची जारी किया जाता है वो क्या करेंगे, आगे देखते हैं। और ये आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ कि आवेदक अपने मूल विषय या विभाग द्वारा अधिसूचित सह विषय में आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदक जो एक से अधिक विषयों में सह विषयों में नेट सेट स्लेट पीएचडी अर्हता रखते हैं वो किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने के पात्र होगी, यानी एक विषय में ही आप सम्मिलित हो सकते हैं जो भी आपको सही लगे। इसके बाद दिया है कि आगे दिया हुआ है अकादमिक सत्र में 2 चरणों के लिए अतिथि विद्वानों की उनकी योग्यता अनुभव अंक प्रथम चरण में डाटा में सुधार एवं सुधार का अवसर दिया जाएगा, ताकि यदि उनकी उपाधि शोध संबंधित डिग्री में कोई वृद्धि हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। इस परिवर्तन का सत्यापन मूल अभिलेख के आधार पर संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के प्रचार के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अतिथि विद्वान के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा तो संचालित नहीं है या चल तो नहीं रहा है, कोई प्रकरण विचाराधीन तो नहीं है। आगे दिया हुआ है अतिथि विद्वान एक साथ 2 महाविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं करा पाएंगे या नहीं कर सकेगा। आगे दिया हुआ है नियमित पदस्थापना नियुक्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना होने या नवीन नियुक्ति से कारण पद भरे जाने पर उस या उक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान को आगे उस पद पर कार्यरत नहीं रखा जाएगा, यानी कोई यदि रेगुलर फैकल्टी आ जाता है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप फॉलन आउट होते हैं यानी कि बाहर होते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थानांतरण या नवीन नियुक्ति से नियमित पद स्थापना होने पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर कार्यरत अतिथि विद्वान को जो न्यूनतम मेरिट अंक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सूची के अनुसार रखता है उसे विस्थापित यानी कि फॉलन आउट किया जाएगा। और इसकी जानकारी पोर्टल पर प्रचार द्वारा है ना कारण सहित अंकित करना होगा, और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी प्रचार क्या करेगा, स्वीकृत करेगा और वो अपलोड करेगा वेबसाइट में। इस स्थिति में क्या करना है, फॉलन आउट अतिथि विद्वान को जिला या संभाग में स्थित निकट महाविद्यालय में उस विषय का पद रिक्त होने पर वरीयता के क्रम में पुनः आमंत्रण दिया जाएगा। यानी कि आप फॉलन आउट हो जाते हैं तो आपका जो एडी लगता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें यदि कहीं पे आपके सब्जेक्ट का पोस्ट खाली है तो पुनः आप एडी के द्वारा वहां जा सकते हैं। आगे दिया है विस्थापित फॉलन आउट होने पर आमंत्रण। विस्थापित फॉलन आउट होने के उपरांत आवेदन करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार साधित की जाएगी। विस्थापित या फॉलन आउट होने पर आमंत्रण पूर्णतः ऑनलाइन कंडिका 3 आमंत्रण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आगे देखते हैं मानदेय के यहाँ निर्धारण देख लेते हैं कि आपको मानदेय क्या मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रति दिवस 1500 रुपये पहले था, जिसे बढ़ोतरी करते हुए अब वर्तमान में 2000 रुपये प्रति दिवस और अधिकतम आपको 50,000 मिलेंगे, यानी एक दिन का आपको 2000 रुपये और अधिकतम सैलरी जो होगी आपका 50,000 होगा। आगे दिया हुआ है अवकाश की यहाँ बात करें तो आपको एक वर्ष में ही 13 आकस्मिक यानी कि CL और 3 आपको ऐच्छिक अवकाश यानी कि OL मिलेंगे। और आगे दिया हुआ है कि यदि आप महिला अतिथि विद्वानों है या महिला अतिथि विद्वानों को प्रसुविधा अधिनियम 1961 की कंडिका 5 एवं कार्य एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 31 मार्च 2017 एवं समय समय पर जारी संशोधित आदेश अनुसार प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान को उस अवधि में प्रत्येक माह में उपलब्ध कार्य दिवस के लिए उसी दर से मानदेय भुगतान किया जाएगा जिस दर से उसे प्रसूति अवकाश में जाने की ठीक पहले मानदेय प्राप्त हो रहा था।
तो यहाँ पे ही आपको प्रसूति अवकाश भी मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं स्थल परिवर्तन की। तो आप जो ट्रांसफ़र लेते हैं तो कार्यरत विद्वानों को एक अकादमिक सत्र में एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण की सुविधा रहेगी, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर मेरिट के आधार पर संचालनालय स्तर से की जाएगी। आपको एक वर्ष में केवल एक ही बार आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफ़र मिलेगा, और फिर उस अकादमिक सत्र में नहीं मिल पाएगा। आगे दिया है नियमित या नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में दी जाने वाली सुविधाएं। तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, 25% का आपको आरक्षण मिलेगा। और यदि आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, EWS में आते हैं तो इन आरक्षित पदों पर उन्हीं अतिथि विद्वानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनके द्वारा न्यूनतम एक पूर्ण अकादमिक सत्र में शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है अथवा अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार 4 अंक अर्जित किए हैं। पदों का आरक्षण आगामी 3 भर्ती विज्ञापन तक सीमित रहेगा, यानी कि आगामी 3 भर्तियों तक ही मान्य रहेगा। और 25% पद अतिथि विद्वानों से भरा जाना लक्षित है इसका, तो यानी 25% का आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। आगे दिया हुआ अतिथि विद्वानों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार के बराबर, अर्थात एक अकादमिक सत्र के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट भी प्रदान किया जाएगा यदि आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो। आगे दिया हुआ है 1 माह के अनेक कार्य दिवसों में अथवा निरंतर 15 दिवस तक आप यदि अनुपस्थित रहने या अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति रखने वाले अतिथि विद्वानों को प्राचार्य द्वारा क्या किया जाएगा, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा, और यदि संतोषजनक नहीं मिलता तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये भी दिया है और ये आप देख सकते हैं क्या क्या है डिटेल में ही। और ये दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है वो ज्वाइनिंग स्टेटस का है कि ज्वाइनिंग स्टेटस कैसे देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल पे जाना है और इसके बाद टाइप करना है आपको MP हायर एजुकेशन, MP हायर एजुकेशन। और MP हायर एजुकेशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ही आप नीचे आएंगे, ये गेस्ट फैकल्टी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा, नीचे आते जाइए और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉलन आउट की जानकारी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा जिसमें गेस्ट फैकल्टी इनविटेशन कंफर्मेशन स्टेटस, और यह मैं पुराना बता रहा हूँ। तो इसमें अभी नया अपडेट जैसे कि 2023-24 में ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद से किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं। तो अब जब नया रजिस्ट्रेशन जब चल रहे हैं, इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, इनको अलॉटेड हो जाएंगे सीट, फिर इसके बाद जहाँ मिलेगा, हाँ, तो जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप ज्वाइनिंग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 तरीके हैं देखने के। एक तो आप कॉलेज सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे मैंने कि ये आप कॉलेज कोई सा भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अनूपपुर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ, इसके थ्रू भी देख सकते हो आप। तो दोस्तों दूसरा माध्यम जो है वो आपका है सब्जेक्ट वाइज, आप सब्जेक्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। मैंने केमिस्ट्री को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले आपका एप्लीकेशन नंबर और फिर नाम दिया हुआ है, और आपका जो कि आपके फादर्स नेम है वो, और सब्जेक्ट, कैटेगरी, ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, कॉलेज जो आपको मिलता है, स्थान, डिस्ट्रिक्ट, रिमार्क, और वर्तमान के जो स्टेटस है वो क्या है, और अपडेट डेट यहाँ पे दिया रहता है। तो इस हिसाब से ही टोटल आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें दिया रहता है। और यहाँ पे ही आप यदि इसको थोड़ी सी जूम करके देखें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि जूम करके देखें तो ये अपडेट रहता है। जैसे फॉलन आउट है तो फॉलन आउट दिखाएगा, रिलोकेशन है तो रिलोकेशन दिखाएगा, यदि रिजॉइनिंग है तो रिजॉइनिंग दिखाएगा। जैसे 2022 का रिजॉइनिंग है तो ये अपडेट करेगा,
तो इस हिसाब से ही ये इसका पूरा लिस्ट निकल के आता है, जो कि आप ज्वाइनिंग स्टेटस बहुत आसानी तरीके से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और आपको लगा कि इसमें कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से ही मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हायर एजुकेशन से संबंधित, चाहे वो जीबीएस हो या फिर आपके क्या बोलते सेल्फ फाइनेंस हो या एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी हो, तो उनकी जो भी क्वेरीज होती है, जहाँ से वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं आपको इस चैनल के माध्यम से ही मिलता है। और साथ ही में आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही 10 पेज का जो पीडीएफ है 5/10/2023 के नियम पुस्तिकावली, वो भी देख सकते हैं, और रूल्स क्या है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।